So we'll start with the unit ecology and environment. Ecology, unit number 5. Unit number 5, ecology and environment. And environment. Now what is environment basically? Environment is the surrounding of an organism. It is basically the surrounding. It is basically the surrounding of an organism. तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के? व्हाट इज देयर इन द सराउंडिंग? तो सराउंडिंग में दो टाइप्स की चीजें होती है. देयर आर टू थिंग्स इन द सराउंडिंग. वन इज, एक कौन सी चीज है? लिविंग थिंग्स. और दूसरी कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? तो यहाँ पर दो चीजें होती है. द सराउंडिंग इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो लिविंग थिंग्स में आ गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए अबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स? अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? जैसे कि मान के चलिए एक प्लांट है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द बॉटनी. हम बॉटनी स्टडी करें तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ प्लांट. एक कोई प्लांट है और इस प्लांट के सराउंडिंग में अब लिविंग थिंग कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है? What are the living things present in surrounding to this plant? इसके आजू बाजू में लिविंग थिंग्स कौन से हैं? क्या बता सकते हो इसके आजू बाजू में कौन है? लिविंग कौन है इसके आजू बाजू में? हेलो बेटा, एक प्लांट के आजू बाजू में जिंदा चीजें कौन सी है ये भी नहीं बता सकते आप लोग? बीएससी में गए हो, फाइनल ईयर में हो, आप इतना भी नहीं बता सकते कि इस प्लांट के आजू बाजू में क्या जिंदा है और क्या मरा हुआ है? माइक्रो वगैरह, नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आप लोगों को इतना फिर बोलना पड़ता है क्या कि आपको अगर ये पूछ रहा हूँ मैं कि नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स कौन सी है, तो आप लोगों को 10 बार पूछने के बाद में आप आंसर देते हो? 1 मिनट में आंसर देना चाहिए कि सर इसके सराउंडिंग में माइक्रोब्स होंगे, है ना? और देखिए, पहली बात तो ये प्लांट है, तो ये प्लांट कोई आइसोलेशन में रहता नहीं है, तो इसके सराउंडिंग में दूसरे प्लांट्स हैं. देयर आर वेरियस प्लांट्स इन सराउंडिंग टू दिस प्लांट, सो वेरियस अदर प्लांट्स आर देयर. Are present in surrounding to this plant. तो ये डिसाइड करेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है. फिर दूसरी चीजें क्या है कि माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड on the plant surface. तो प्लांट सरफेस पर के दो टाइप के हो सकते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक. या नॉन सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक जाने दो, हम कह सकते हैं बेनिफिशियल टू प्लांट्स एंड हार्मफुल टू प्लांट. तो कुछ हो सकते हैं सिम्बायोटिक, कुछ हो सकते हैं पैथोजेनिक.
So they may be pathogenic हो सकते हैं, they may be symbiotic, है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हो सकते हैं। और कौन है इसके सराउंडिंग में? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हर्बीवोर्स, यस और नो? और ऐसी तो कितनी चीजें लिस्ट आउट कर सकते हैं हम, कितनी सारी चीजें लिस्ट आउट कर सकते हैं जो इस प्लांट के सराउंडिंग में है, which are present in surrounding to this plant. So these are the biotic things. What are abiotic things that are present in surrounding to the plant? Abiotic things कौन सी? What are abiotic things that are present in surrounding to this plant? Abiotic things कौन सी? तो ये तो हो गए सारे बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में कौन से आते हैं? Soil, water. ठीक है, तो अबायोटिक में आ जाते हैं सबसे पहले कि जैसे कि सॉइल है, सॉइल्स में क्या क्या है? वाटर कंटेंट, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, है ना। फिर इसके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर मतलब एयर, प्लांट के सराउंडिंग में कौन सी है? और सनलाइट और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द एरिया, है ना, कि स्लोप कैसा है। ये सारी चीजें कैसी है? अबायोटिक चीजें। कि सॉइल के अंदर तो बहुत सारी चीजें है, कि क्ले है, कि स्लिट है, कि सैंड है ना। एयर के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारी चीजें इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सो दीज अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दे टुगेदर फॉर्म अ environment. So what is environment? Environment is basically, it is basically composed of biotic and abiotic factors. So biotic plus abiotic factors. Yes. Now what is ecology? It is the study of organism and its interaction with environment. It is the study of organism and its interaction with its environment. So organism नहीं, it is the study of organisms, apostrophe s. It is the study of organisms and their environment. आप लोगों को अगर 12 बजे ज्वाइन होने बोला है तो 12 बजे ही ज्वाइन होना है, नहीं तो फिर ज्वाइन ही नहीं होना है अगर आपको उसके आगे डिले करना है तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स में सारे बायोटिक चीज़ें आ गई, है ना। ऑर्गेनिजम्स में सारी बायोटिक चीज़ें आ गई और इन्वायरमेंट में सारी अबायोटिक, या फिर इन्वायरमेंट में दोनों भी आता है बेसिकली। तो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, ओके। तो इकोलॉजी इज डिफरेंट, इन्वायरमेंट इज डिफरेंट। अगर सिर्फ बायोटिक अबायोटिक फैक्टर को स्टडी कर रहे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि आजू बाजू में क्या है, तो वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, या अगर आजू बाजू में जो है उसको देखकर हम बोलेंगे कि ये इसका इन्वायरमेंट है। और जब हम इकोलॉजी की बात करेंगे तो हम इंटरेक्शन की बात करेंगे
कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स, what is the effect of these biotic components on organism, what is the effect of this organism on abiotic components, और बैक के अबायोटिक कंपोनेंट्स का इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ पर क्या इफेक्ट है। ठीक, तो ये सारा है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज बेसिकली द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ओके, ecology is basically the study of organism and its environment. Now what are the, अब दो क्लासेस है फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से, climate, हाँ बेटा बोलिए, क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जैसे कि एक है टेम्परेचर, अब अबायोटिक देखेंगे ना, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्लाइमेटिक को हम नीचे लिखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स, तो अबायोटिक फैक्टर्स या दूसरे शब्दों में इसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो अब इसमें अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, तीसरा है water, atmosphere, रेनफॉल, air, या फिर आप वाटर अवेलेबिलिटी कह दो, है ना। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं कुछ, मतलब वो जो एरिया है वो कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, दिखता कैसा है एरिया। ठीक, कुछ होते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है, सो हम तीन मेजर फैक्टर्स आपके बुक में दिए हैं। व्हाट आर दीज थ्री मेजर फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लाइट। तीन मेजर फैक्टर्स आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किए गए हैं। यस और नो? yes sir, ऐसे हम अगर फैक्टर्स देखने बैठे तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। द फर्स्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किन चीज़ों को अफेक्ट करता है। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज टेम्परेचर। What is temperature? It is basically the heat content of surrounding. Yes or no? टेम्परेचर क्या है? जस्ट इट इज द हीट कंटेंट ऑफ सराउंडिंग, की सराउंडिंग में कितना हीट कंटेंट है उससे डिसाइड होता है टेम्परेचर। राइट नाउ अगर हम अर्थ को देखें और अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का वेरिएशन देखें, सो दिस इज योर अर्थ, राइट। और इस अर्थ के ऊपर इक्वेटर कहाँ पर होता है और पोल्स कहाँ पर होते हैं? ये होते पोल्स, है ना, यहाँ पर सेंटर में पोल्स होते हैं ना, और यहाँ पर होते इक्वेटर। कि उल्टा हो गया? ये कौन है? तो ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है? साउथ। और बीच में क्या आ जाता है? इक्वेटर। यस, जो बीच का बेल्ट आता है दैट इज इक्वेटर।
ठीक। अब यहाँ पर अर्थ के ऊपर, दिस इज योर अर्थ, एंड हाउ द टेम्परेचर वेरीज इन सराउंडिंग टू अर्थ। यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है? इक्वेटोर पर हम रहते हैं बेटा, हम लगभग इक्वेटोरियल रीजन पर रहते हैं, तो टेम्परेचर इधर से इधर डिक्रीज होता है और इधर से इधर भी क्या होता है? आप लोगों ने देखे होंगे पोल्स में बर्फ होती है पूरी, है ना? तो जब आप इक्वेटोर से पोल की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम decreases as we move from, हम कहां से कहां चले गए? इक्वेटोर टू यस, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है कि नहीं? जब हम इक्वेटोर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है कि नहीं? ओके। और यहाँ पर तो दूसरी चीज होती है कि जब आप एक ही प्लेस पर हाइट पर जाते हो, ये एक प्लेस है कोई, जैसे कि आप अमरावती में हो और अमरावती में ही आप यहाँ पर हो, जैसे कि आप ग्राउंड लेवल पर हो, आप ग्राउंड लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा यहाँ पर 5 डिग्री पर km के हिसाब से, ठीक है? तो जो यहाँ पर मान के चलिए 45 डिग्री है, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर जाओगे तो कितना होगा? 40। इससे ऊपर और दूसरे किलोमीटर की हाइट पर जाओगे तो हो जाएगा 35। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द हाइट। जब हम ग्राउंड सरफेस से हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट हैपन्स? टेम्परेचर तो टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसे कहते हैं, दिस इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब अर्थ से पोल की तरफ जब जाते हैं तो उसे कहते हैं लैटिट्यूड। ओके। अगर आप हाइट की बात करते हो माउंटेन की, तो इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड? जब आप अर्थ से इक्वेटोर से पोल की तरफ जाते हो तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज Latitude. that is called as latitude and this is called as altitude. So the temperature decreases with किसके साथ में डिक्रीज होता है? लिख लो, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। सर हेलो। हाँ बोलिए बेटा। सर ये लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड जो है उसका फिर से मीनिंग बोलिए। देखिए, अगर मैं इस प्लेस पर खड़ा, आप जहाँ पर हो अभी, आप सपोज दरियापुर में हो, ठीक है, और दरियापुर में ही आप ऊंचाई पर जा रहे हो, हाइट पर जा रहे हो, सीधा सीधा मान के चलिए आप एक 10 मंजिल की बिल्डिंग पर पहुंच गए, तो आप अल्टीट्यूड पर पहुंचे। जैसे कि आप माउंटेन पर चढ़ रहे हो,
तो माउंटेन्स पर मिलते हैं एल्टीट्यूड। ये क्या होता है? माउंटेन है। तो ये एक प्लेस है, ये एक ग्राउंड है, और इससे, इस ग्राउंड से आप हाइट पर जा रहे हो। यहां से आप कहां पर जा रहे हो? एक पर्टिकुलर हाइट पर। तो जो हाइट पर पहुंच रहे हो उसे कहेंगे हम एल्टीट्यूड। ये जो हाइट होगी इसे क्या कहेंगे हम? एल्टीट्यूड। प्लेस वही है, प्लेस वही है। क्या यार, ये बच्चे अभी तक, आप लोगों को अगर 12 बजे क्लास बोला है तो 12 बजे ही ज्वाइन करना है। कल से मैं ऐड नहीं करूंगा आप लोगों को। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड यू इन बिटवीन द क्लास। तो यहां पर क्या होता है कि जो हाइट पर आप पहुंच रहे हो, तो हाइट की वजह से यहां पर इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। पर अगर आप इधर यहां से निकले, मान के चलिए आप लोग इधर से निकले इक्वेटर से और पोल की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसे लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कहते हैं। तो मान के चलिए कि अभी हम कश्मीर को ही पोल मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे भारत का जो कश्मीर है वही पोल है। तो हम महाराष्ट्र से जब राजस्थान गए तो हम लैटिट्यूड पर गए, हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द प्लेस फ्रॉम महाराष्ट्र टू राजस्थान, फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा, वहाँ से दिल्ली, फिर वहाँ से कश्मीर, है ना। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं? वी आर चेंजिंग द लैटिट्यूड, नॉट द एल्टीट्यूड। हम ग्राउंड लेवल पर ही पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, मान के चलिए। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और एक चीज देखिए कि किसी भी चीज का एक इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? डिफरेंस इन ऑर्गेनिज्म। और कोई? बायोडाइवर्सिटी किससे कहते हैं बेटा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? किसी ने पूछा आपसे? Various organisms survive. गुड, दोनों भी आंसर सही है। और कोई? इट इज, बायोडाइवर्सिटी Different इज types द of plants and वेराइटी। animals survive together. हाँ, देखिए बेटा, इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन सराउंडिंग इन एन एरिया। आपके एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ गए? प्लांट और एनिमल्स दोनों आ गए ना ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन आ गए? प्लांट्स और एनिमल्स। तो क्या है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि आपके सराउंडिंग में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि आपके सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। अभी आपके सराउंडिंग में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। आप यहाँ से कोई फॉरेस्ट में चले जाओ, किसी एक फॉरेस्ट में मूव कर जाओ, तो फॉरेस्ट में मूव करने के बाद में फिर वहाँ पर आपको जो देखने मिलता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं आपके सराउंडिंग में। तो हम कहेंगे कि हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है? ज़्यादा है ना। फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एरिया। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ से फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर और चीज़ देखिए कि आपका एक फार्म है, मतलब आपका खेत है, और उस खेत की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या किसी एक फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा? फॉरेस्ट। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट इज मोर और द फार्म इज मोर? फॉरेस्ट इज मोर। है ना।
तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बायोडाइवर्सिटी प्रिंसिपली किस पर डिपेंड करती है? व्हाट इज द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी? इज द टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर कितना है यही डिसाइड करता है ना। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर होती है? जहाँ पर टेम्परेचर फेवरेबल होता है। अब आपके यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है कि कश्मीर में ज़्यादा है? तो डाइवर्सिटी आपके यहाँ ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। द बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है, जब टेम्परेचर, सो एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही एज टेम्परेचर डिक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस as temperature increases biodiversity increases. Sir, how is this possible, sir? Biodiversity decreases. क्या बेटा बोलिए? हाँ, जैसे सर अभी आपने बोला टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने पूछा। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी, मतलब पोल्स पर भी बायोडाइवर्सिटी कम होगी, और जो डेजर्ट्स होंगे उसमें भी बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी? कम होगी। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया होंगे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन द ट्रॉपिकल एरिया। या फिर सीधे सीधे कह दो तो इक्वेटोर्स पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटोर पर ही लोकेटेड होते हैं। सो लेट अस सी डिफरेंट थिंग्स। सो फटाफट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन effect of temperature on cell and protoplasm? Protoplasm means cytoplasm. Effect of temperature on cell and cytoplasm. ठीक, तो अगर लो टेम्परेचर है सो क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। हाई टेम्परेचर है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, सो यहाँ पर जो सेल है, द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane increases, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? सेल डेथ। तो बहुत लो टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर पर ये चीज़ें होती हैं। तो पहला तो है कि सेल के प्रोटोप्लास्ट पर, और जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और सेल पर उसका क्या इफेक्ट होता है। द सेकेंड थिंग इज इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। कितने लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटाबॉलिज्म? Can anyone predict this? मेटाबॉलिझम म्हणजे ग्रोथ वर जास्त हे होऊ शकते ना.
मेटाबॉलिज्म देखिए, सबसे पहले तो आपको मेटाबॉलिज्म समझा देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है। आपकी बॉडी में दो प्रोसेसेस चालू है, एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस, एनाबॉलिज्म मीन्स, और दूसरी क्या चालू है, कैटाबॉलिज्म। दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों मिलाकर बनते हैं दोनों मिलाकर क्या बन जाता है बेटा, मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि आप अमीनो एसिड सिंथेसिस करते हो कि नहीं, राइट, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस करते हो, और दूसरे साइड में आप क्या करते हो, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन करते हो। है ना, किसमें, रिस्पिरेशन में। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि नहीं इसका, यस और नो, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या बनाते हो आप, व्हाट यू आर गोइंग टू सिंथेसाइज इन फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज। तो एनाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस है, कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज का डिग्रेडेशन है ना। तो इससे क्या बना, मेटाबॉलिज्म। दोनों से क्या बना, मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का। सो मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, increases to certain extent with increase in temperature। कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, the increase in temperature leads to increase in metabolism। दूसरे शब्दों में कहे तो अप टू increase in temperature leads to increase in metabolism। okay, increase in temperature leads to increase in metabolism because the speed of enzymes increases, because the speed of enzymes increases। enzymes की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये होता है, because the speed of enzymes increases। write down, because the speed of enzymes increases। speed of enzymes increases। ओके, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म। है ना। ठीक, तो आप 27 पर हो, उससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का रेट किस स्पीड पर होगा, 37 पर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, है ना। 27 से ज़्यादा कितने पर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस पर। 37 से ज़्यादा किसके ऊपर होगा, 47 डिग्री सेल्सियस पर। तो द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस टिल दिस पॉइंट, कि अगर आप 17 डिग्री सेल्सियस पर हो
तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, 27 पर हो तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, 37 पर हो तो और फास्ट होगा, 47 पर हो तो और फास्ट होगा। तो स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म, द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, तो लगभग यहाँ तक और इवन 57 तक भी स्पीड इंक्रीज होता है। और यहाँ से फर्दर क्या होता है, ऑनवर्ड्स दिस द स्पीड डिक्रीजेस, क्योंकि क्या हो जाता है, एंजाइम डिनेचुरेशन। तो एंजाइम डिनेचुरेशन होने की वजह से जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट थिंग इज effect on transpiration. What is transpiration? Loss of water. Very good. Loss of water from the Fluids. water from plant हाँ surface is called as transpiration. It's called as a transpiration. उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू transpiration. more the temperature, more will be the Transpiration. जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन है। तो ये एक चीज़ होती है कि टेम्परेचर कितना है। अब और कौन सी चीज़ें हैं, तो एक अब कुछ फैक्टर्स और है, जैसे कि टेम्परेचर लीड्स टू चेंज इन कलरेशन। टेम्परेचर की वजह से कलरेशन में डिफरेंस आता है, कलरेशन ऑफ द प्लांट। तो ये कितने नंबर का फैक्टर है, तो एक फैक्टर देखा हमने मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में तीसरा देखा टेम्परेचर, और चौथा देखेंगे हम इफेक्ट ऑन कलरेशन। हम गोरे होते हैं कि काले होते हैं, इंडिया वाले गोरे हैं कि काले हैं? सर पूछो सबसे पहले कि किससे कंपेयर कर रहे हो। इंडियन, एक इंडियन है वो अफ्रीकन से गोरे है सर. पक्का? हाव सर, ते लय काळे असते. और साउथ अफ्रीकन, हाँ. साउथ अफ्रीका की टीम देखी है कभी? नाही सर, ते आफ्रिकाचे लोक काळे असते एवढंच माहिती आहे. नहीं, साउथ अफ्रीका के गोरे होते हैं और जो बेसिक अफ्रीका है उसके काले होते हैं। तो अफ्रीकन काले होते हैं, है ना। अफ्रीकन जो होते हैं कैसे होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। इंडियन गेहूं में होते हैं, और फिर फॉरेनर या यूरोपियन ये गोरे होते हैं, है ना। यस और नो? यस सर. Yes, sir. तो ये गोरे होते हैं। हाँ, मराठीतला गोरा नहीं है। तो ये इंडियन है, ये मीडियम है, और इधर से ये गोरे हैं, काले। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। किसका इफेक्ट है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का।
आप भारत में ही देखो ना, कश्मीर वाले गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले मध्यम होते हैं, और आप साउथ में चले जाओ तो पूरे काले हो जाते हैं। टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जाने दो पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे उनका कलरेशन और डार्क हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन कलरेशन, कलरेशन जो है, ये कलरेशन इज वन ऑफ द रीजन, इट इज वन ऑफ द थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर से ये चीज़ अफेक्ट होती है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सॉइल फॉर्मेशन कहाँ से आ गया बीच में? इसके बाद में अब टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बाद में नेक्स्ट क्या देखना है हमें? लाइट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट इट इज बेसिकली अ रेडिएशन। ठीक है, एक रेडिएशन है जिसके फॉर्म में एनर्जी कहाँ तक आ रही है? योर एनर्जी इज कमिंग टू द फ्रॉम द सन। तो हम जो सन है वहाँ से एनर्जी मिलती है, सोलार रेडिएशन कहते हैं इसे। तो रेडिएशन कह दो या सोलार रेडिएशन कह दो। अब सोलार रेडिएशन में से देखिए, हम जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, मैंने इसके पहले भी बताया कि ऑल द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द, सारी जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन। यस और नो? सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऑल द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सोलार रेडिएशन। जो सोलार रेडिएशन है उसके फॉर्म में एनर्जी आती है, ठीक। और सोलार रेडिएशन में से जो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट में विजिबल लाइट होता है। बाकी जो सारा जो लाइट होता है, अब ये सोलर रेडिएशन है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आ रहा है, बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? गामा रेज से लेकर तो ये रेडियो वेव्स, ठीक, यहाँ तक बेसिकली। और इसके बीच में का एक रीजन होता है, दैट रीजन इज बेसिकली द विजिबल लाइट। इतना छोटा सा जो रीजन है, ये रीजन क्या है? विजिबल लाइट है। ओके, तो विजिबल के आगे इंफ्रारेड है, विजिबल से पहले अल्ट्रावायलेट है। सो दिस इज योर विजिबल लाइट। ये क्या है? ये विजिबल लाइट है। और जिसकी रेंज कहाँ से? तो लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर तो 700 नैनोमीटर तक की जो भी वेवलेंथ है, ये एक वेव होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी ऐसी कंप्लीट कर जाएगी, ऐसी एक वेव होती है। दिस इज अ वेव। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक एक वेव होती है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 to 700 nm। तो ये होता है आपका विजिबल light that is coming from the sun. Now, जो लाइट है वो कौन कौन सी चीजों को अफेक्ट करता है? लाइट किस चीज को अफेक्ट करता है? किस चीज को अफेक्ट करता है लाइट?
एनीवन? photosynthesis, और transpiration rate, stomatal movement, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट का इफेक्ट प्लांट्स पर क्या होता है। लाइट इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, द इफेक्ट ऑफ लाइट्स ऑन प्लांट्स। प्लांट पर इसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। ऑन प्लांट्स। तो सबसे पहला है कि लाइट इट लीड्स टू, कई जगहों पर सीड जर्मिनेशन करा देता है। कई जगह पर ये क्या करा देता है? सीड जर्मिनेशन करा देता है। ठीक। तो लाइट और मॉइस्चर मिल जाए, दोनों की वजह से क्या हो जाता है? सीड जर्मिनेशन। लाइट लीड्स टू क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। It leads to anthocyanin synthesis. It leads to anthocyanin synthesis. और it leads to production of hormones. देखा है कोई हार्मोन हमने? इथिलीन सर। इथिलीन। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन का देखा था हमने, फोटोट्रोपिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, लाइट की वजह से सिंथेसिस होता है। दूसरा होता है जिबरलिक एसिड, जीए। जिबरलिक एसिड, इट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन और जिबरलिक एसिड। It affects stomatal movement. It leads to stomatal movement कराता है, और क्या करता है? या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बेसिकली। और क्या कराता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट। Growth of plants towards light. और high light intensity, high light intensity is directly proportional to high temperature. और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन। हाई रेट ऑफ हाई ट्रांसपिरेशन, किसका रेट ज़्यादा होता है? ट्रांसपिरेशन। सो ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है, हाई लाइट इंटेंसिटी, it leads to high temperature, it leads to high transpiration, higher rates of transpiration. Photoperiodism, that is flowering in response to
light period. Photoperiodism, that is flowering in response to the light period or day length. और डे लेंथ, है ना। तो अब यहां पर कितने प्लांट्स हैं? एक है शॉर्ट डे प्लांट्स या एस शॉर्ट डे प्लांट्स, और लॉन्ग डे प्लांट्स। और तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर एसडीपी? ये यहां पर क्या होता है? देयर इज फ्लावरिंग इन शॉर्ट डेज। तो जहां पर डे टाइम 10 आवर का हो और नाइट टाइम कितनी हो? 14 घंटों की, तो ये होता है विंटर में। ऑब्वियसली कब होता है? विंटर में, है ना। कि सुबह 7 बजे के आसपास सूरज निकलना चालू होता है और शाम को 5 सवा 5 बजे ढल जाता है सूरज। ओके, तो जिनकी फ्लावरिंग, जिन प्लांट की फ्लावरिंग शॉर्ट डेज में हो रही है वो शॉर्ट डे प्लांट्स है। जिन प्लांट्स की फ्लावरिंग लॉन्ग डे में हो रही है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डेज, तो लॉन्ग डे क्या होते हैं कि जहां पर डे कितना है? 14 घंटों का, और नाइट कितनी है? 10 घंटों की। आज मॉर्निंग में सूरज कितने बजे निकलता है या लाइट कितने बजे आ जाता है? 5 बजे, है ना। 5 बजे लाइट आ जाता है और शाम के 7 या 8 बजे तक लाइट रहता है। तो लगभग 14 घंटे का टाइम स्पैन है। कितना? या सुबह आप 6 बजे से भी पकड़ो तो मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 8, जो आज का शेड्यूल चालू है कि 6 AM टू 8 PM, कितने घंटे हो गए? 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात। तो जिनकी फ्लावरिंग कौन से डे में होती है? लॉन्ग डेज में होती है, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, दे डजंट हैव एनी रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डे लेंथ and there is no relation between day length and flowering. ठीक, ओके। तो दो चीजें देख ली हमने, टेम्परेचर और लाइट। लाइट का और क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट? फोटोट्रोपिज्म होता है, फोटोपीरियोडिज्म होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। कितना है ये? क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो
तो क्लोरोप्लास्ट ये जो सेल है आपकी, मान के चलिए दिस इज अ सेल, योर सेल, और यहाँ पर ये दूसरी सेल है, ये लो लाइट इंटेंसिटी में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे लाइट आ रहा है और लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट को कहाँ पर रखा जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट विल बी केप्ट हियर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट। दिस इज योर सीपी क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर आ जाएंगे? ये आपकी सेल है, दिस इज अ सेल, ये भी सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन। ठीक है, यह है क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन। और कुछ कराता है लाइट? There is any response that is mediated by light? और कोई रिस्पॉन्स है जो लाइट मीडिएट करता है प्लांट्स में? बस ये दो ही रिस्पॉन्सेस हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक और लिख लो इसमें, इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इफेक्ट ऑन of fruits and flowers. Effect of development on fruits and flowers. ठीक, सो हाईलाइट इंटेंसिटी क्या करती है? हाईलाइट इंटेंसिटी it favors development of flowers flower, fruit, seeds। हाई लाइट इंटेंसिटी हो तो ये होता है, और अगर लो लाइट इंटेंसिटी हो, लो लाइट इंटेंसिटी में वेजिटेटिव पार्ट डेवलप होता है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। There is development of vegetative parts. Okay, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इसकी डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। Is it clear? Now the last abiotic factor is water and rainfall. Water and rainfall। एक सीधा सीधा रिलेशन देखिए कि वाटर या जहां पर रेनफॉल ज़्यादा है, यस और नो, जहां पर रेनफॉल ज़्यादा है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मीन्स देयर इज मोर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
देयर इज मोर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर देखने मिलती है? इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और वाटर अवेलेबिलिटी क्या डिसाइड करती है? वाटर अवेलेबिलिटी विल डिसाइड, जितनी अवेलेबिलिटी होगी वाटर की उतना ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करेगी. कि जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी होगी. ओके, मोर द biodiversity, more the, you can say more the water availability, more will be the biodiversity. जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना वाटर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होगी. तो यहाँ पर क्या होता है देखिए कि कोई माउंटेन है, देयर इज अ माउंटेन, और इस माउंटेन के यहाँ से, इसको बोलते हैं विंडवर्ड एरिया, इसको बोलते हैं विंडवर्ड एरिया. विंडवर्ड साइड क्या है? तो जहाँ से क्लाउड्स आते हैं, जहाँ से बेसिकली क्या आते हैं? क्लाउड्स. तो जहाँ से क्लाउड्स आते हैं और क्लाउड्स यहाँ पर आकर टकराते हैं, तो जैसे ही क्लाउड यहाँ पर टकराते हैं देयर इज रेनफॉल. जैसे ही रेनफॉल होता है यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा हो जाता है. दूसरे साइड में देयर इज लीवर्ड एरिया, और यहाँ पर लीवर्ड एरिया है वहाँ पर नो रेनफॉल. और अगर रेनफॉल नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? डेजर्ट बन जाते हैं. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट हियर. यहाँ पर डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. इज इट क्लियर? और अब वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर प्लांट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है कि कोई प्लांट अगर पानी के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं? देयर इज अ प्लांट दैट इज ग्रोइंग इन वाटर. एक प्लांट है जो वाटर में ग्रो कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अरे कौन से टाइप्स हैं प्लांट्स की? एक्वेटिक. एक्वेटिक. या प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया? एक तो है आपके हाइड्रोफाइट्स, दूसरे है they grow in water, they grow in water bodies, right? वाटर बॉडी में ग्रो करने वाले है ना. they require a high amount of water. ठीक. यहाँ पर नेक्स्ट मीजोफाइट्स.
These are terrestrial plants. These are terrestrial plants that require moderate amount of water. That require moderate amount of water. तीसरा, xerophytes, they grow in deserts. They grow in deserts where there is very low water availability. तो हमने प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर दिया? प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. Hydrophytes, mesophytes, and on the basis of water requirement. Plants are classified into 3 groups on basis of their water requirement. On the basis of water requirement. Animals को कितने क्लासेस में क्लासिफाई करोगे? तो एनिमल्स को भी 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हो. एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. कौन कौन से एनिमल्स है बेटा? तो एक है हाइड्रोकोल्स, दूसरे हैं मीजोकोल्स, और तीसरे हैं जीरोकोल्स. हाइड्रोकोल्स aquatic organisms, hydrocoals aquatic animals. They require high amount of water. Mesocoels, terrestrial elements, moderate amount of water. और तीसरे जीरोकोल्स, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? डेजर्ट्स में. डेजर्ट एनिमल्स, एंड दे रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. तो प्लांट को और एनिमल्स को वाटर के बेसिस पर इस तरीके से क्लासिफाई किया गया. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन दिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एटमॉस्फेयर. What is atmosphere? It is basically the layer of above the earth's surface. And there are various layers of atmosphere. एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर कौन कौन सी है?
ट्रोपोस्फियर, दूसरा बोलो। Stratosphere. फिर Mesosphere. और Thermosphere. यहाँ पर अब बहुत सारे हैं, कीमोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, आइनोस्फियर है, ठीक है। तो मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, अब इसके बाद में दो आते हैं, एक कीमो आता है और एक थर्मोस्फियर आता है, और एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, there are various layers of atmosphere, और you can see जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर होती है, और वो कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो उसमें है जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं। एक ही डायग्राम में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें क्या क्या है। क्या क्या है बेटा यहाँ पर? व्हाट इज देयर इन द ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर में क्या है? रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इट इज अराउंड 8 to 16 km। 8 से 16 किलोमीटर का जो रेयर यहाँ पर 8 to 16 km का जो एरिया होता है, हाइट होती है, ये कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर से। यहाँ पर अब मैक्सिमम गैसेस हैं। हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी गैसेस होती है ट्रेसेस में, है ना? बाकी गैसेस होती है ट्रेसेस में। यहाँ पर सारी ऑल लाइफ एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। तो बर्ड्स यहाँ पर ही है, ऑर्गेनिज्म सारे इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है। सो ऑल लाइफ एक्टिविटीज दे आर कैरिड आउट हियर। सो इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। व्हाट इज देयर इन द स्ट्रेटोस्फियर? दिस इज द लेयर प्रेजेंट अबाउट टू द ट्रोपोस्फियर, और इसकी हाइट कितनी होती है? 16 to 50 km तक रेंज करता है। मतलब 16 किलोमीटर से ऊपर स्टार्ट होता है और लगभग 50 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। इसकी हाइट कितनी होती है? 16 से 50 किलोमीटर तक। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग क्या हो जाता है? कांस्टेंट। इसके बाद में है मीजोस्फीयर। रेंज कितनी है? 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर की रेंज है, ठीक है। सो इट इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट स्प्रेड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। ओके, कितने किलोमीटर तक रेंज करता है ये? 80 किलोमीटर्स तक। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना चला जाता है? द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू -90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो जाता है? -90 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज द थर्मोस्फियर। अब यहाँ पर हमने आयोनोस्फियर लिखा है, उसको हम थर्मोस्फियर कर देते हैं।
आयनोस्फीयर अब कहीं पर आयनोस्फीयर कहते हैं, कहीं पर थर्मोस्फीयर। तो अब ये लेयर्स है बेसिकली, 7 लेयर है उसमें कि 2 हमने छोड़ दिए और हम मेजर लेयर्स को देख रहे हैं। तो एक थर्मोस्फीयर को देख लेते हैं यहाँ पर। आयनोस्फीयर वो एरिया होता है जहाँ से सारे रेडिएशन वापस आते हैं, यहाँ पर चार्ज आयंस की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसकी एरिया है लगभग 80 to 640 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 80 to 640 किलोमीटर इज़ द रेंज। और टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होने की वजह से 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी द टेम्परेचर रेजेस टू 230 डिग्री सेल्सियस। अब थर्मोस्फीयर के अंदर कौन कौन है, तो देयर इज अ आयनोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर के अंदर ही कौन है, द थर्मोस्फीयर इंक्लूड्स आयनोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर। और इसके बाद में है एक्सोस्फीयर जिसकी रेंज है 640 टू लगभग 6430, मतलब 64,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक, अबव द अर्थ सरफेस। ठीक, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर बस ये स्पेस को टच कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू टच द स्पेस। एक्सोस्फीयर के बाद में फिर स्पेस चालू हो जाता है। तो ये सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर गैसेस होती है, बट गैसेस आर वेरी लेस डेंस, देर आर वेरी लेस डेंस गैसेस। तो गैसेस तो है यहाँ पर, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये है दिस इज ठीक है, इज इट क्लियर? Okay, so in next lecture we are going to study the factors of soil के जो factors है वो study करेंगे कि soil के कौन कौन से factors हैं, एडेफेक्ट factors कौन से होते हैं, soil बनती कैसे है और soil की layers क्या होती है। Okay, so we'll study it tomorrow, कल morning में इस चीज़ों का हम study करेंगे। Is it clear? Yes, sir. Okay, bye bye. Bye, sir.